कर दिया, इस क्षेत्र को भी देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे सभी साथियों ने जल संबंधी हमारे विभाग के बारे में बजट पर चर्चा के दौरान जिस तरह से अपने बातें रखी हैं, जो स्वयं ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में जल और स्वच्छता के कितना महत्व उसको दिया गया है। मैं अपने सभी साथियों सांसदों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए गहन विचार एक कर भी रहे, चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल से जुड़े विभिन्न विभागों को और कार्यक्रमों को एकत्रित करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र को समग्र रूप से देखने का दृष्टिकोण विकसित किया है। वर्ष 2019 में पानी के संबंधित बिखरे हुए सभी विभागों और योजनाओं को एकत्रित करते हुए 2 विभागों जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कर पानी की अहमियत नहीं दी, बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित कर इसे पूरी तरह से समर्थन भी दिया है। 2004 और 14 के दरमियान जो बजट के अंदर हमने देखा हुआ कि उस टाइम की सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए थे 10 साल में, और इसके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 से 14 से 24 तक में 4,29,163 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। यही बताता कि 4 गुना पैसा देते हुए उन्होंने कितनी अहमियत इस काम के लिए दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार जल राज्यों का विषय होने के बावजूद भारत सरकार सातत्यपूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्यों की क्षमता विकसित करने के लिए उनको तकनीकी सहाय तथा ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय को 99,502 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को रुपये 25,276 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भी 75,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आज मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके बजटीय प्रस्तावों को संक्षेप में करना चाहूँगा। जल जीवन मिशन के लिए 15 अगस्त 2019 को नल जल कनेक्शन 3.23 करोड़ थे। सिर्फ 3 करोड़ के आसपास ये कनेक्शन थे, जो टोटल उस टाइम के 17% थे। दिनांक 13/3/2025 तक नल जल कनेक्शन कुल 15.52 करोड़ घरों में ये कनेक्शन दिए गए हैं, जो आज की तारीख में सभी कनेक्शन के अंदर 80% होता है। जेजेएम का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रखा गया था। केंद्रीय हिस्से में 2.7 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए। 2025-26 के बजट में आवंटन 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत में प्रयोगशाला की संख्या सीमित थी, 0, जिसे बढ़ाकर अब 2,182 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। लगभग 25 लाख महिलाओं को 5 लाख गांवों के अंदर उनको ट्रेनिंग देकर उनको पानी का सैंपल चेक करने के लिए उनको किट देते हुए अपने घर में, अपने गांव में, अपने बच्चों के लिए जो पानी आ रहा है वो किस क्वालिटी का है ये महिला चेक कर सकती है। ये ट्रेनिंग सरकार ने इसके लिए भी दी है कि सरकार को विश्वास है कि जो नल से जल में पानी जाएगा वो शुद्ध पानी होगा और किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए।
ये पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को महत्व देते हुए उनको इसके अंदर जोड़ा है। 2019 में 14,020 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां थी। 14,000 में से अभी सिर्फ 314 बस्तियां रह गई है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। 2019 में 7,996 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां थी। अभी सिर्फ 251 बस्तियां ये रह गई है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम हुआ। जो आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण मानव शरीर के अंदर जो नुकसान होता था और नुकसान को आज हम बचा पाए हैं। शेष प्रभावित 314 और 251 बस्तियों में भी सामुदायिक जल शोधन संयंत्र से सुशिक्षित जल उनको भी आपूर्ति की गई है। आज किसी भी मानव शरीर में इस तरह का पानी नहीं जा रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काम किया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रीमर के अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल के 100% पहुंच सुनिश्चित होने से प्रतिवर्ष 1,36,000 बच्चे जो 5 साल के कम आयु के हैं उनकी मौत से उनको बचाया जा सकता है। WHO का रिपोर्ट कहता है कि सुरक्षित पेयजल की 100% पहुंच सुनिश्चित होने पर 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को हम उनको बचा पाएंगे। ये भी बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ है और करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए की बचत भी इसके कारण होने वाली है। तो नल से जल और शुद्ध जल देने के जो परिणाम है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भी 100% पहुंच से 5.5 करोड़ घंटा महिलाओं का समय भी बचा है। महिला खुद तो उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसके घर में आने वाला पानी का सुरक्षित है या नहीं वो चेक कर रही है, आपका गांव का पानी भी चेक कर रही है। मगर जो महिलाओं को किलोमीटर तक जाना पड़ता था, घंटों तक बोझ उठा के आना पड़ता था, आज उनको WHO का रिपोर्ट कहता है कि 5.5 करोड़ घंटे महिलाओं के रोज के उसके अंदर बच रहे हैं। ये महिलाएं अपना ये समय अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन में भी ये समय उसका खर्च कर रही है और उनको बोझ उठाने से भी उनको ये मुक्ति मिली है। निर्माण चरण के दौरान 59.9 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ व्यक्ति वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी क्षमता इसके अंदर हुई है। IIM बेंगलोर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार मिशन के संचालन और रख रखाव में 11.18 लाख व्यक्ति वर्ष के प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना इसके अंदर बनी है। स्वच्छ भारत के मिशन के दरमियान भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है। मिशन के पहले चरण में 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ये कोई सरकार ने घोषित नहीं किया, सभी गांवों ने, सभी राज्यों ने अपने आप को उन्होंने ये घोषित किया है, शौच मुक्त घोषित गांव किया है। 2014 से 11.83 करोड़ शौचालय बनाए गए, करीब 12 करोड़ शौचालय ये बनाए गए और इस शौचालय की वजह से पूरे देश के अंदर करीब 60 करोड़ लोगों की जो शौच के लिए बाहर जाते थे उनकी आदत में बदलाव आया है। एक क्रांतिकारी कदम हमारे देश में इस स्वच्छता मिशन के कारण ये आया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। WHO के अध्ययन के अनुसार 2014 से 2019 के बीच में 3 लाख जिंदगियां बची हैं, जल से अलग बची है और ये स्वच्छता के कारण 3 लाख जिंदगियां बची है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार रुपये 50,000 प्रति परिवार ये वार्षिक बचत भी हुई है। 2024 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रति वर्ष 60 से 70,000 बच्चों को जिंदगी बचाई गई है। ये अलग अलग संस्थाओं जो स्वतंत्र संस्था है उनका ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया, ये कोई मोदी सरकार का रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए विश्वसनीयता पे भी आप कुछ बात नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को
1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इसका लक्ष्य था सभी गांवों को ओडीए प्लस मॉडल बनाना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कवर करना और सुनिश्चित करना है कि शौचालय तक हर घर की पहुंच हो और दिखने में भी ये शौचालय साफ और सुथरा दिखना चाहिए। ओडीए प्लस गांव में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था ये सुनिश्चित की गई है। ओडीए प्लस मॉडल गांव के लिए गांव में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा दृष्टिगत स्वच्छता भी सुनिश्चित की जाती है। आज की तिथि में 5,64,000 गांव में ओडीए प्लस टॉयलेट बने हुए हैं और 4,44,000 गांव में ओडीए प्लस मॉडल के शौचालय बने हुए हैं। 2025-26 के बजट में कुल आवंटन 7,000 के करीब करोड़ रुपए थे। चरण 1 में 2014-15 से 2019-20 तक में कुल आवंटन 71,000 करोड़ था। चरण 2 में 2020 से 21 में 2024-25 में कुल आवंटन 31,000 करोड़ ये आपको इसके अंदर आवंटित किया गया था। वेस्ट टू वेल्थ इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए गोवर्धन योजना लागू की गई, जो स्वच्छता, ऊर्जा, जैविक खाद और सतत कृषि को बढ़ावा देते हुए किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करती है। अध्यक्ष जी, यह योजना विशेष रूप से डेयरी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। सीबीसी संयंत्र के माध्यम से गोबर को स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा रहा है, जिसमें उनकी आय बढ़ती है और पारंपरिक ईंधनों का भी निर्माण उससे घट रहा है। 145 निर्भरता घट रही है। 145 वाणिज्यिक सीबीसी सर्वत्र संयंत्र कार्यरत है, जिनको 850 टन मेट्रिक टन बायोगैस प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। 889 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र संचालित हो रहे हैं, जिनकी 39,000 घन मीटर प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन क्षमता ये बढ़ रही है। गुजरात में सहकारी आंदोलन में इस योजना को सफल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका और निभाई है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की प्रमुख दुग्ध सरकारी समितियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर 20 से अधिक सीबीसी संयंत्र और 30,000 से अधिक व्यक्तिगत बायोगैस इकाइयों की स्थापना का ये संकल्प किया है। सरकार के साथ सहकार एक बहुत बड़ा काम जन भागीदारी के साथ हर क्षेत्र में जो काम करने की माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो इच्छा है वो इसके अंदर आपको दिख रही है और उसके परिणाम भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट के प्रस्ताव पर भी आपसे चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2025-26 के लिए रुपये 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को उद्देश्य बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर सिंचाई क्षमता ये बढ़ाना है। माननीय अध्यक्ष जी, 2016 से एआईबीपी परियोजनाओं को कुल रुपये 18,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। साथ ही राज्य के हिस्से से तो नाबार्ड के द्वारा 34,432 करोड़ का ऋण राज्यों को मुहैया कराया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को करीब रुपये 2,900 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन भी ये दिया गया है। अब तक कुल 63 बड़ी योजना और मध्यम योजना पूरी की गई है और 26.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, कमान और क्षेत्र विकास का जल प्रबंधन योजना, कमान क्षेत्र विकास में लगभग 2025-26 के लिए 850 करोड़ का प्रावधान इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई क्षमता के उपयोग का बढ़ाना
तथा सहभागी सिंचाई प्रबंधन को भी बढ़ावा देना है। अप्रैल 2016 से इस योजना के अंतर्गत कुल 3,129 करोड़ की केंद्रीय सहायता इसमें जारी की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हर खेत को पानी, इस योजना के तहत 2025-26 के लिए रुपये 1100 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और नाना मंत्री ने किया है। सतही लघु सिंचाई एवं जल निकायों के मरम्मत, पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन ट्रिपल आर योजनाओं का उद्देश्य छोटी परियोजनाओं के द्वारा खेतों तक पानी ये पहुंचाना है। अप्रैल 2016 से इस योजना को अंतर्गत कुल रुपये 5,541 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है तथा रुपये 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास इसके अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, केन बेतवा लिंक योजना, केन बेतवा नदी लिंकिंग योजना का लक्ष्य 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए इसके अंदर पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को इसके अंदर पीने का पानी मिलने वाला है। इसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिसंबर 2021 को 44,605 करोड़ की लागत पर मंजूरी दी है। अब तक इस योजना पर 10,723 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और इसके महत्व की बात यह है कि दोदान बांध, उसका काम निर्माण कार्य भी 2.5 साल से शुरू हो गया है। मोदी जी के काम की रफ्तार इसके अंदर दिखती है। कल हमारे कोई साथी सांसद पूछ रहे थे कि पता नहीं है कब शुरू होगा, कब पूरा होगा। ये मोदी की सरकार है, ये समय से काम शुरू करते हैं, समय से पहले पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया। 2030 तक ये योजना खत्म हो जाएगी। 2025-26 के लिए ले चलेंगे आपको लाल जी। हाँ, अब भी आना। 2025-26 के लिए भी 2,400 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, गंगा के अलावा अन्य नदियों के संरक्षण हेतु यह योजना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन देती है। 2,941 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए गए हैं। 2025-26 के लिए रुपये 558.09 करोड़ का ये प्रावधान इसमें किया गया है। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम में भी 2025 के लिए रुपये 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी कार्यों, जल संसाधन परियोजनाओं की जांच तथा बांग्लादेश, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ बाढ़ पूर्वानुमान सहयोग हेतु सहायता प्रदान करती है। माननीय अध्यक्ष जी, पोलावरण सिंचाई योजना 1907 से वो विलंबित थी। कई सालों तक अलग अलग सरकारें रही, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 में करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा देकर वो काम शुरू करवाया है और अभी इस साल भी करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा देकर 2026 तक एक काम पूरा करने हेतु उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी सूचित किया है और उनको पैसा भी दे रहा है। 85 साल से 85 साल से विलंबित ये योजना के बारे में न कभी उसने कुछ किया, न किसी ने कुछ बोला। ये जो काम बाकी था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा अगस्त 2024 में कैबिनेट ने परियोजनाओं को 12,000 की मंजूरी देते हुए 5,512 करोड़ की केंद्रीय सहायता अभी तक उनको दे दी गई है। 2025-26 में इस राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए रुपये 5,936 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। यही बताता है कि समय पर योजना पूरी करने के लिए धन भी आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में
सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापट्टनम के लिए 23.44 टीएमसी जल आपूर्ति की जाएगी। 540 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 28.5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। यानी बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी सबको लाभ होने वाला है। अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की कुछ प्रमुख केंद्र और क्षेत्र योजनाओं के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। नमामि गंगे मिशन, इसके लिए भी 3400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फरवरी 2025 तक 6335 MLD क्षमता वाली 206 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3446 MLD क्षमता वाली 127 परियोजनाएं पूरी हो गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 16,821 करोड़ रुपए है। जबकि अन्य परियोजनाओं के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक रुपए 21,531 करोड़ खर्च भी हुए हैं। स्वीकृत 5,158 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क में से 4,543 किलोमीटर का कार्य ये पूरा हो गया है और बाकी का कार्य भी बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। जल गुणवत्ता में सुधार आया है। पिछले कुछ वर्षों में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उत्तराखंड में 2015 में नदी की धारा BOD 5 mg थी, लेकिन 2022 तक यह अप्रदूषित श्रेणी BOD 1 में आ गई है। 5 में से BOD 1 पे आ गया। उत्तर प्रदेश में 2015 में गंगा की धारा BOD 15 mg थी, जो 2022 तक सुधार के बाद अब BOD 1 पर आ गई है। ये बहुत बड़ा काम इसके अंदर हुआ। इसी तरह वर्ष 2015 में बिहार में गंगा की धारा BOD 25 mg थी, लेकिन 2022 तक इसमें सुधार के साथ जब ये BOD 1 श्रेणी में आ गई है। बिहार में 15 से 1 पर ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में भी 2018 में गंगा की धारा BOD 15 थी, वो भी BOD 8 पर आई है। उसमें भी अभी कमी लाने की कोशिश ये जारी है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार गंगा नदी के पुनर्जीवन में नमामि गंगे कार्यक्रम की उल्लेखनीय सफलता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक ने इसे दुनिया की शीर्ष 10 पुनर्स्थापन प्रमुख पहलों में शामिल किया है। मोदी है तो मुमकिन है। गंगा डॉल्फिन में जो सुधार की इफेक्ट क्या आती है? जो पहले गंगा मैली थी, आज गंगा में सुधार आने के कारण आप देख सकते हैं कि जो डॉल्फिन जो गंदे पानी में नहीं जी सकती, उसमें भी गंगा परिस्थितिकी तंत्र में सुधार को गंगा डॉल्फिन की बस्ती संख्या में प्रमाणित किया गया है। वन्य जीवन संस्थान के 2018 के आधारभूत आंकड़ों को और वर्तमान अध्ययन की तुलना में करने पर गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या 3,330 प्लस थी, उससे बढ़कर वो 3,926 हो गई है। अब गंगा नदी के उन हिस्सों में भी डॉल्फिन दर्ज की गई है जहां पहले उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं थी, जैसे बिठूर में प्रयागराज के बीच का हिस्सा। इसके अलावा बाबई और बागमती नदियों में भी पहली बार डॉल्फिन देखी गई है। अटल भूजल योजना में भी इस योजना के लिए 1780 करोड़ का आवंटन किया गया है। 150 जिले में डाक जोन है, उसमें कई ब्लॉकों में डाक जोन है। उसकी वजह से वहाँ बोर नहीं कर सकते, कुएं नहीं करने, वो प्रतिबंधित है। और वहाँ के जो किसान हैं वो बिना पानी अपने खेत में कोई फसल नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना द्वारा पहले इस तबक्के में 80 जिलों को लेकर वहाँ पर काम शुरू किया और इस साल एक साथ जो 150 जिले सभी को उसके काम शुरू होगा। हमारा टारगेट है कि आने वाले और एक साल के बाद तक पूरे देश में एक भी जिला डार्क जोन नहीं होना चाहिए।
उसके लिए हम आपके से भी मदद मांग रहे हैं। इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल सुरक्षा योजनाएं सामुदायिक परामर्श से तैयार अद्यतन की गई है। 6.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल दक्ष कृषि पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है। 61 ब्लॉक और 1333 पंचायतों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, भूजल प्रबंधन और विनियम, यह योजना भूजल के बेहतर प्रबंधन और शासन हेतु चलाई जा रही है, जिसमें एक्वीफियर मैपिंग कार्यक्रम की शामिल है। इस योजना के लिए 509 करोड़ का बढ़ा हुआ प्रावधान ये प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, नदी बेसिन प्रबंधन योजना के अंदर भी उत्तर पूर्वी राज्यों के मास्टर प्लान के सर्वेक्षण, जांच, अद्यतन, बाढ़ नियंत्रण के कटाव रोकथाम कार्य को सुगम बनाने के लिए रुपये 243 करोड़ का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जल मिशन, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2021 में कैच द रेन के लिए एक योजना बनाई थी। 2024 सितंबर 6 सितंबर को सूरत के एक कार्यक्रम में वर्चुअल जब वो जुड़े थे, जब उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करनी चाहिए और इसके कारण, और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए सब लोगों ने कोई ना कोई योगदान देना चाहिए। उन्होंने वहां पर जो शब्द प्रयोग किए थे कि कर्म भूमि से मातृभूमि, जन्मभूमि के लिए नहीं कहा, क्योंकि कई लोग उनके जन्मभूमि अभी अलग अलग स्टेट है, उसकी वजह से उन्होंने मातृभूमि शब्द प्रयोग किया था। और उनके मोदी साहब के आह्वान के ऊपर आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी जो सूरत के प्रवासी व्यापारियों थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम शुरू किया है। अलग अलग राज्यों में एनजीओ के साथ, कई योजनाओं के साथ भी उसकी मदद लेते हुए ये 5 महीने के अंदर मोदी जी का जो रिस्पॉन्स मिला है वो भी देखने जैसा है। 8.30 लाख ये जो जल संचय के लिए जो स्ट्रक्चर बने हैं, इसकी वजह से पानी निकालने के लिए नहीं, पानी जमीन में उतारने के लिए बने हैं। इसके कारण जहां जो मोदी साहब कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ करीब 4000 बीसीएम बारिश होती है। हमारी आवश्यकता है 1120 बीसीएम की, और हमारी 2050 तक हमारी आवश्यकता हो जाएगी 1180 बीसीएम की। आज हमारे पास जो संसाधन है उसके अंदर जो हम जल संचय कर सकते हैं वो सिर्फ 750 बीसीएम है। हमारे पास इतने बड़े बड़े डैम हैं, उस सभी डैम की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 बीसीएम है। हमें जागना पड़ेगा, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए दूरंदेशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को जागरूक करके उनका सहकार मांगते हुए ये जमीन के अंदर ये पानी उतारकर गांव का पानी गांव के लोगों को मिले, खेत का पानी खेत में मिले, इसके लिए जो योजना बनाई है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और योजना बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम 31 मई तक हमारा टारगेट 10 लाख का था और 10 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम 31 मई तक बना लेंगे और उसको भी जारी रखेंगे। हमें विश्वास है आप सबका भी उसमें सहयोग रहेगा। मैं गुजरात के सभी एमपीओ का भी आभार व्यक्त करूंगा कि सभी एमपीओ ने, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ रुपया ये जल संचय के लिए उन्होंने कलेक्टर और डीडीओ को अपने ग्रांट में से दिया है और वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। मैं सभी सांसदों को भी विनती करूंगा कि आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में जल संचय के लिए अपनी ग्रांट में से कुछ हिस्सा करके अपने क्षेत्र में भी काम कीजिए। मैं 1.7 करोड़ संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं भी अभी तक पूरी की जा रहे हैं। इस पहल में समुदाय की भागीदारी, संयुक्त वित्त पोषण और उद्योगों के CSR फंड का भी ये उपयोग इसके अंदर हो रहा है। व्यक्तिगत दाताओं
एवं पोषकारियों को परोपकारियों के सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना को वास्तविक निगरानी के हेतु JSJB मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें 17 मार्च 2025 तक 8.30 लाख कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाएं को जोड़ा गया है। किसी को भी प्रश्न होता है और कई लोगों को तो प्रश्न खड़े करने का ही उनकी आदत होती है, इसीलिए हमने पहले से ये जो योजना में ये बोर या जो स्ट्रक्चर कहाँ खड़ा होता है, उस गांव का नाम, उस गली का नाम, उसकी तारीख, किसने उसके अंदर योगदान दिया है, कितना फुट ये बोर हुआ है, स्ट्रक्चर का फोटो और लोकेशन के साथ हम वेबसाइट पर उसको वाया कलेक्टर के साथ चढ़ाते हैं। हमने एक्सेस सिर्फ कलेक्टर को दिया है कि कलेक्टर ही उसको चढ़ा सके, वेरीफाई करते हुए। मोदी जी का आह्वान पर लोगों ने समर्थन से ये काम जो किया है, मैं उनके लिए सभी सहयोग देने वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। – 2014 के चुनाव में बालू साहब ने कहा था कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने चुनाव अभियान के द्वारा अंतर्राज्य नदी जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही थी। अभी मुझे कई सांसदों ने अपनी बात रखी, उसको बिल्कुल कम समय में उनके साथ बात करना चाहूँगा, उनकी बात का जवाब भी देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, TR बालू साहब ने कहा था कि मैं मोदी जी के विरुद्ध में नहीं हूँ। ये आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी स्वीकार करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 नदी जोड़ परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें 16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालय घटक शामिल हैं। उन्होंने हिमालय नदी के बारे में भी कहा था। अब तक 11 लिंकों की विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट DPR और 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट FR तैयार की जा चुकी है। जल राज्य का विषय होने के वजह से अब तक सभी बेसिन राज्यों की सहमति नहीं होने के कारण अभी ये रुकी हुई है। पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी राज्य भी इसमें सहमति देंगे और ये नदी जोड़ का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी PKC योजना थी, वो कई सालों से निलंबित थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से सहमति मिली और करीब 70,000 से ज़्यादा करोड़ का ये काम रिवर लिंकिंग का काम भी वो आगे बढ़ने उसमें भी जा रहा है। भारत की नदियाँ विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी को भी जोड़ा जाना चाहिए, ये उन्होंने उसके लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 221 किलोमीटर की दूरी को जोड़ने के लिए केन बेतवा को जोड़ने की पहल की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हालांकि अधिक पहल करने की आवश्यकता पर उन्होंने भार दिया था। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी लिंक योजना की विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट तैयार हो चुका है और राज्यों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जल्दी से संबंधित राज्यों से परामर्श करते हुए सहमति बनाने की कोशिश करेगी। यूपी और मध्य प्रदेश में भी केन बेतवा परियोजना के बाद, जिसमें अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। अब तक इस योजना में 10,723 करोड़ रुपए लिंक योजना में खर्च हो चुके हैं। मैं श्री NK प्रेमचंद्रन जी की भी बात करूंगा। प्रेमचंद्रन जी है क्या? निकल गया, बैठे। मैं दो तरफ से बात करूँ। प्रेमचंद्रन जी, आपका आभार भी है। और आपने एक बात कही कि आप 5 साल जल मंत्री रहे और आपको अफसोस है कि आप कुछ कर नहीं पाए। मुझे भी अफसोस है कि आप जैसा आदमी इतना अभ्यासु है और काम नहीं कर पाया, उसका अफसोस भी है। मगर मेरा जब कार्यकाल पूरा होगा, जब मैं अफसोस व्यक्त नहीं करूंगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ।
आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया, आपने बुक बनाई, आपने लॉ बनाया, आपने पेपर पे बहुत सारा काम कर लिया, पर पानी तो जमीन पे चाहिए, घर में चाहिए। और आपने एक बात ये भी कही कि ये संभव ही नहीं है, नल से जल योजना संभव ही नहीं है। यहाँ तक का माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने कह डाला। आज जब हमारे यहाँ 15 करोड़ घरों में नल से जल जा रहा है, तब ये संभव नहीं है बात करना 80% लोगों के घर में पानी जा रहा है, शुद्ध जल जा रहा है, उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से आप देखिए, आपके मन में अगर कोई गलतफहमियां है या आपके मन में कोई अविश्वास है, आप जरूर हमें मिले, हम बैठकर बात करेंगे, आपकी सलाह भी लेंगे और जहां भी रुकावटें आई होगी उसको दूर करने की कोशिश। आपका 5 साल का अनुभव और आपका अभ्यास हमें जरूर काम लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसको पैसा देना ही नहीं चाहिए। अभी 80% लोगों को कनेक्शन मिला है, करीब 4 करोड़ घरों में और पानी देना है, 20% बाकी है। अगर उनको फंड नहीं देते तो मोदी साहब ने तो इस योजना को 2028 तक बढ़ाकर इस साल 67,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित कर दिया है। उसका महत्व है, उसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट की भी बात कही थी, मंत्रालय का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा भी कहा था। उन्होंने ऑडिट पैरा पढ़ने से कहा कि मैं उसको अभी नहीं पढ़ूंगा। मैं उनको कहना चाहूँगा कि राज्य द्वारा अपनी हिस्सेदारी न देने की समस्या के कारण जो पैसा हम खर्च नहीं कर पाए हैं, ऑडिट पैरा उसके ऊपर है, केंद्र के ऊपर नहीं है, और इसीलिए आपने शायद उसको टाल दिया होगा। राज्य द्वारा अपनी जिम्मेदारी न दिए जाने की वजह से भारत सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाई है। जेजेएम या किसी भी केंद्र शासित योजनाओं की गाइडलाइन के तहत पहले राज्य ने ही योजना का अपना हिस्सा खर्च करना अनिवार्य होता है। उसी के पश्चात भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिस रिपोर्ट की बात सांसद जी ने की है, राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार इस हर तरीके से राज्य सरकार को मदद करती है, करती रहेगी। माननीय मंत्री जी ने जब मंत्री होने के समय उन्होंने जो केरल की बात कही थी वो मैंने यहाँ लिखा है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षित पेयजल प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। वो तो है, वो पहले से ही है, मगर आज तक किसी ने नहीं कहा। इसके बारे में भी आपको कहना चाहिए था कि इतनी सरकारें आई, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पहली बार ये मोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है, जो राज्य का अधिकार, राज्य का जवाबदारी होने के बावजूद। मैं आप तो इस जल उपलब्धता की और वाटर एक्सेस की बात कर रहे हैं, उसे धोखाधड़ी में पिछले 70 साल में दिखाया गया कि एक हैंडपंप लगाए जो पूरे गांव को पानी मिल जाएगा। एक हैंडपंप लगाने से पूरे गांव को पानी मिल जाएगा, ऐसे अगर कोई सरकार की सोच है तो बहुत सीमित सोच थी। आज कोई भी गांव में हैंडपंप नहीं चल रहा है, उसी टाइम से बंद हो गया था। अभी तो सिर्फ घर में सीधा नल से पानी आ रहा है। जल जीवन मिशन केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सही बात है, 45 करोड़ का बकाया पहले से ही है, ये भी बात सही है। इसी के लिए बकाया होगा कि राज्य ने अपना हिस्सा नहीं दिया होगा। अगर वो उससे आप दिला दीजिए, उनको उनका फंड जरूर मिल जाएगा। कहीं कंप्लेन भी आई है, कई सांसदों ने भी कंप्लेन की है। हमने अभी पहले स्टेट की जवाबदारी के कारण उनको 50% या उससे ज़्यादा सहायता करते थे। राज्य सरकार टेंडर करती है, राज्य सरकार कोई टेंडर तय करती है, काम कराने की जवाबदारी सरकार की, राज्य सरकार की है। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो राज्य सरकार की जवाबदारी है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं था। अभी हम इस बार जब हमें कोई भी कंप्लेंट मिलती है, मुझे कई सांसदों ने लिख कर दिया, हमने हमारी टीम को फील्ड में भेजकर उसको वेरीफाई करके राज्य सरकार को भी दिया है कि उसके अंदर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और क्या क्या एक्शन हुआ है वो भी मैं आपको आगे जरूर बता देता हूँ। आपके जो 20 पृष्ठीय रिपोर्ट में, 200 पृष्ठीय रिपोर्ट में उसका उल्लेख तक आपने उसका नहीं किया है। राहुल कासवा जी, राहुल जी है क्या? चला गया है? क्या राहुल उधर चला गया है?
राहुल जी, मैंने सुना था कि आदमी की जब एज बढ़ती है तो उसका चश्मा का नंबर आता है, एज ज्यादा बढ़ती है तो नंबर बदलता रहता है। आपने जो सामने क्या चले गए, आपकी दृष्टि बदल गई। 10 साल तक आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और 1 साल में ये ठीक नहीं है राहुल जी। राहुल, हम बात कर रहे हैं, जी मैं राहुल से बात कर रहा हूँ। राहुल कसबा जी ने राजस्थान के फीडर द्वारा राजस्थान विशेषकर चूरू में सिंचाई के संबंध में प्रश्न उठाया है। राजस्थान फीडर की स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सही बात है। उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भी कहा। उन्होंने बहुत से मुद्दे जो उठाए, उसके अंदर भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जो पानी की बात है उसके लिए भी निर्माण कार्य में तो गड़बड़ी, उसके बारे में भी कहा है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो अभी मैंने बताया एन.के. रामचंद्र जी को, ये पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार टेंडर करती है, राज्य सरकार ही जो टेंडर को काम देती है, उसका जो डीपीआर बनता है उसके मुताबिक हम उसको सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग या टेक्निकल सहयोग करते हैं। मगर अभी हमने माननीय मोदी जी के सूचन के अनुसार कोई गड़बड़ी हम चलने देने वाले नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी पहले भी हुई होगी उसका भी हम जवाब लेंगे। किसी भी गड़बड़ी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी सांसदों को कहता हूं, कोई भी पार्टी होगा, कोई भी स्टेट का होगा, आप हमें लिख कर दे दीजिए। आप में अगर लिखने की हिम्मत ना हो तो आप हमें फोन से बता दीजिए, मिलकर बता दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। ये लोगों का अधिकार है, उसको पानी मिलना चाहिए और ये पानी मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी योजना की जांच कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। मोहम्मद जावेद जी हमारे मित्र सांसद जी ने कहा था, उन्होंने एक कोई रिपोर्ट के बारे में कहता हुआ कहा कि अभी 122 देशों के अंदर हमारे देश का इंडेक्स 120 नंबर पर है। पानी के महत्वपूर्ण है, अभी उन्होंने कहा। मगर जो रिपोर्ट है वो बहुत पुराना उन्होंने कहा। उसके बाद तो बहुत सी नदी में पानी आ गया, सुधर गया। पानी सांसद द्वारा प्रस्तुत चिंता जिसमें भारत के जल गुणवत्ता सूचकांक वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120वें स्थान पर होने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी की थी, जो कि दरअसल वाटर एड की रिपोर्ट पर आधारित थी। यह रिपोर्ट 2019 के मतलब जेजेएम के पहले की स्थिति की थी। जेजेएम 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2018 का नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात कही थी। और इसका मतलब कांग्रेस के सांसद महोदय ने सही कहा कि 70 वर्ष की कांग्रेस सरकार में भारत की स्थिति 120 नंबर पे हमारा वाटर इंडेक्स था। आज की तिथि में 80% से अधिक परिवार को साफ पीने का पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत के रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार आया है। और अभी नया कोई रिपोर्ट नहीं आया है, नहीं तो उसका भी मैं बात आपके सामने जरूर रखता था। 2022 में यूएन की स्वतंत्र संस्था द्वारा एसडीजी लक्ष्यों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के ग्रामीण भारत के घरों में साफ पानी की उपलब्धता की स्थिति 66% बताई गई। 2024 के अंदाज में यह स्थिति और भी सुधरकर 78% हो गई। इससे में महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में आर्सेनिक प्रभावित रिहाई की संख्या जो 14,000 थी, तो 2025 में सिर्फ 314 हो गई, जो मैंने आगे बताया आपको। फ्लोराइड की स्थिति जो थी 7,996, वो 255 रह गई। शेष प्रभावित क्षेत्रों में भी सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से उनको जो पीने का पानी कम मिलता है और पीने के लिए उनको पानी दिया जाता है, उनको आर्सेनिक या फ्लोराइड का पानी पीना नहीं पड़ता है। क्या सनातन पांडे जी ने भी
यहाँ पर अपनी बात रखी थी। मैं उनको भी कहना चाहता, उन्होंने कई मुद्दे कहे, मैं सीधा मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज की स्थिति के अनुसार 15.53 यानी 80% ग्रामीण विस्तारों को उनके घर में पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया कि जल जीवन मिशन के तहत परियोजना के संबंधित 80% काम बना हुआ है। मैं इसको रिपीट करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बस इस संबंध में कुल 12 राज्यों में कार्रवाई हुई। जहां गड़बड़ी हुई उसकी बात भी आप सुन लीजिए। हमने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, आपकी ओर से जो कंप्लेन आई, फोटोग्राफ्स आए और सही कंप्लेन थी, कई जगह गड़बड़ी हुई। मैं कोई राज्य, सभी भाजपा शासित हो या अन्य शासित हो, मगर किसी को हमने छोड़ा नहीं। और इसके अंदर 12 राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें से 21 विभागीय संचिता अधिकारी, सुनिए, 21 विभागीय संचिता अधिकारी, 20 कार्यपालक अभियंता निलंबित किए गए, 256 अधिकारियों पर जांच बिठाई गई, 1436 एजेंसी को प्रतिबंधित दंडित किया गया, 2 ठेकेदार प्रतिबंधित हुए और 26,455 विभागीय कार्यवाहियां की गई है। 26,455। उसके अतिरिक्त भी जल जीवन मिशन की प्राथमिकता के आधारित क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। मिशन के त्वरित क्रियान्वयन के हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम द्वारा मैदानी दौरे भी हो रहे हैं और वहां भी वो भी चेक करें। आपने भी संगम स्नान किया होगा। संगम में गंगा नदी के स्नान करने के लिए सभी लोग गए थे, आप भी गए होंगे। गंगा नदी में बेतवा, यमुना, काली और गंगा नदी की भी मिलती है। अगर यमुना नदी को जब दिल्ली में स्वच्छ नहीं है तो ये जल प्रयागराज में भी कैसे स्वच्छ हो गया? आप मानते हो कि यमुना दिल्ली में स्वच्छ नहीं है, मगर ये पानी के ऊपर जो ट्रीट किया गया राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सबके सहयोग के साथ, तो प्रयागराज में ये जल स्वच्छ हो गया। और महाकुंभ में जो करोड़ों लोगों ने स्नान किया, उन्होंने माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन। चुपके गए। मैं हनुमान टीका टिप्पणी क्या करते हैं हम? अरे प्लीज बैठ जाइए। अरे आपके टाइम में नहीं थी स्वच्छ, आपके टाइम में गंगा स्वच्छ नहीं थी, हम मानते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्र हनुमान बेनीवाल, हनुमान जैसे कहाँ है, अभी पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए, मगर उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपए बजट खर्च होने के बावजूद, कानून क्षेत्र के बावजूद नदियों में प्रदूषण नहीं रुका है। मैंने अभी कहा है कि नदियों की स्थिति बेहतर हुई है और बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश है और आपका सहयोग सबका मिलेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारी नदियां हैं, हमारे देश की नदियां हैं, हम सब मिलकर ही उसको करना है। आर्थिक सहयोग सरकार, मोदी की सरकार बिल्कुल कर रहे हैं, हम सब मिलकर उसको करेंगे। जल जीवन मिशन की योजना की धीमी प्रगति के बारे में कई सांसदों ने कहा। पुष्पेंद्र सरोज, सनातन पांडे, एंटो एंटनी, एडवोकेट के फ्रांसिस जॉर्ज, वीरेंद्र सिंह, अमराराम, प्रतिमा मॉडल के फ्रांसिस जॉर्ज, उन सबों ने जल जीवन मिशन के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए थे। सही बात है, मैं भी मानता हूं कि कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए, और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए, ये हम जरूर उसको कह सकते हैं। मगर आपको हम कहते हैं कि जो भी उनकी कंप्लेन है, देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनका टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात का स्वीकार कर रहा हूं, मगर उनको गारंटी भी दे रहा हूं कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं।
इतनी बात काफी है। भ्रष्टाचार और अनियमितता के बारे में भी कई सांसदों ने कंप्लेन किया। नीलेश लंके, राहुल कसवा, सुदामा प्रसाद, श्रीरंगप्पा बारने, चंदन चौहान, भाऊ साहेब राजाराम वागचीरे, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार अनियमितता हुई है। अब ये जो अगर इसकी बात करें तो पहले ही आपको बताया कि राज्यों की जवाबदारी है, राज्यों ने करना है, राज्यों ही कर रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से उसको फंड दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी बातों को बताया और एक एक बात को आपका क्लेरिफिकेशन किया और उन्होंने कहा कि किसी भी चीज में अगर अनियमितता हुई तो वह किसी भी राज्य में हो उसकी जांच करेगी। आप कह रहे हैं मंत्री जी बहुत बढ़िया है, फिर क्यों उठ रहे हो? बैठ जाइए, चलिए। 2024-25 में जेजेएम का फंड प्लीज जेजेएम का फंड का उपयोग कम हुआ, ऐसे भी कई मित्रों ने उसके ऊपर बात की। अब ये जो फंड की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि 2024-25 में लगभग 22,964 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो लगभग पूरी राशि का उपयोग हो चुका है। मिशन के लिए प्रारंभिक अनुमानित कुल बजट 3.60 लाख करोड़ था। ये अनुमानित था, जब डीपीआर भी बने हुए नहीं थे। जब योजना मोदी जी ने बनाई तो कितना होगा, क्या पता चलेगा। योजना की साइज आप देखिए, 84 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन इसके अंदर कुल मिला के बिछेगा। उसको पीएम गति शक्ति के ऊपर हम चला रहे हैं। कल तक 14 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन की डिजाइन वो पूरा गति शक्ति पर आ गया है, मगर अभी बहुत काम बाकी है। गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के ऊपर ये पाइपलाइन के डिटेल आने से क्या होगा, अगर कोई भी आदमी अगर रोड तोड़ना होगा या कोई डेवलपमेंट का काम करना होगा तो वहाँ के इंजीनियर को, वहाँ के सरकार को, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के अधिकारियों को पता होगा कि यहाँ से लाइन जा रही है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने भी कहा कि कई जगह पर लाइन टूटी हुई है, और ये सोचिए कि पूरे विश्व में आज तक इतनी बड़ी योजना नहीं हुई। 80 करोड़ लोगों के घर में, 15 करोड़ लोगों के घर में ये नल जा रहा है, जो 84 लाख किलोमीटर पाइपलाइन वहाँ जा रही है। और ये मोदी जी ने जो किया है, वर्ल्ड में कभी कोई देश की सरकार इतना बड़ा काम न करा है, न कर पाएगी। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। मिशन के लिए जो प्रारंभिक अनुमानित कुल बजट 3.60 लाख करोड़ था, जिसमें केंद्र का हिस्सा था 2.08 लाख करोड़, जो 100% यूटिलाइज हो गया है। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए योजनाओं की डिजाइन क्या गड़बड़ी हुई, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जल राज्य का विषय, इसलिए योजनाओं की डिजाइन, प्लानिंग, स्वीकृति और क्रियान्वयन ये राज्यों की जिम्मेदारी है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत लगभग पूरी केंद्रीय राशि उपयोग हो चुकी, मगर राज्यों ने बड़ी बड़ी डिजाइन बनाई। उनको लगा कि पहली बार केंद्र की ओर से मोदी साहब जब पैसा दे रहे तो हम ज़्यादा बड़ी डिजाइन बना ले, तो उन्होंने जो पहले अनुमानित थी उससे बड़ी डिजाइन बनाई, और इसके लिए जो कुछ प्रॉब्लम हुए हैं उसके लिए मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2024 मार्च तक जो भी डीपीआर आए हैं, जो हमारे मंत्रालय में स्वीकृत किए गए हैं, वो योजना को पूरे करने के लिए इस साल भी 67,000 करोड़ रुपया तो आवंटित किया। मगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी 2008 तक इस योजना को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने वक्तव्य में विसाव दिया है। 28, सॉरी यार, गलती हो जाती है, माफ कीजिए, 2028। लेकिन अधिकांश राज्य ने सरकार द्वारा पीएम मोदी जी के नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड मंत्र के अनुसार उनके मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट के भाषण में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का, कुल बजट का बढ़ाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। जेजेएम के भ्रष्टाचार के बारे में जो बात हुई, हमने उसके ऊपर कहा कि गड़बड़ी हुई होगी, हम उसको चेक भी कर रहे हैं, आपसे भी सहयोग मांग रहे हैं। हम सब लगकर उसके ऊपर मैं बताऊंगा क्या कार्रवाई हुई, कि अभी तक नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में 6 कार्यपालक अभियंता निलंबित किए गए। छत्तीसगढ़ में कोई है तो उन्होंने प्रश्न उठाया था।
109 अधिकारियों, 13 एजेंसियों और 1 टीपीआईए पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 10 अधिकारी निलंबित किए गए, 115 पर अनुशासनात्मक जांच, 48 एजेंसियों, 114 टीपीआई सदस्यों और 10 फर्मों पर भी कार्रवाई हुई। गुजरात में 1 विभागीय अधिकारी, 7 संविदा अधिकारी निलंबित किए गए, 111 एजेंसियां प्रतिबंधित की और जांच उसकी जारी है। बिहार 26,455 विभागीय कार्य हुई, 32 एजेंसियों पर दंड, 612 मामले जांचाधीन है। पश्चिम बंगाल में सभी मामलों में जांच शुरू है। अभी तक 1225 एजेंसियों पर कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु में 544 शिकायतें दर्ज है, 532 मामलों में कार्रवाई पूरी हुई है। झारखंड में 4 कार्यपालन अभियंता निलंबित, 2 ठेकेदार प्रतिबंधित, 7 मामलों की जांच जारी। राजस्थान कार्य आदेश रद्द, गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जयपुर में शिकायत दर्ज कर दी। हरियाणा में 4 शिकायतों की जांच चल रही है, 1 मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है। उत्तराखंड में 3 मामलों की जांच, 2 स्वतंत्र मामलों संज्ञान में प्रक्रिया जारी। केरल में 13 मामलों की जांच जारी, 2 में विभागीय कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश 2 मामलों की जांच, 1 में कार्रवाई। जेजेएम के तहत परियोजनाओं में ठेकेदारों का चयन और भुगतान की पूरी तरह से प्रशासनिक कार्य है। संबंधित राज्यों को भी हमने इसके ऊपर आग्रह किया कि इसको साथ में जोड़कर ये जल्दी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसके लिए थोड़ा स्पीड में भी बोल रहा हूँ। जल संरक्षण और सफाई ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। कई लोगों ने कहा, राजकुमार चाहर, सनातन पांडे, एडवोकेट चंद्रशेखर, प्रतिमा मंडल, राजाभाऊ वाजे, वीरेंद्र सिंह, श्रीरंगप्पा, बारने, बापी हलदार, पप्पू यादव, चंद्रशेखर, सनातन पांडे, धैर्यशील माने, इन लोगों ने प्रश्न उठाया था नदी, गंगा और अन्य नदियों की सफाई, यमुना, गोदावरी, पंचगंगा, इंद्राणी और अन्य नदियों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर उन्होंने चिंता जताई थी। हम लोग कह सकते हैं कि नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश चल रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। 3,446 MLDU सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता विकसित की गई है, जो 2014 से पहले की क्षमता उससे 30 गुना बढ़ाई गई है 10 साल के अंदर। 157 परियोजनाएं और 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP 7-8 वर्षों में पूरे किए गए हैं। 127 परियोजनाएं, 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 10 साल में। 2014 से पहले की 3 दशकों की प्रगति की तुलना में वर्तमान प्रगति कई गुना है। 30 साल के उसमें कई गुना प्रगति। उदाहरण के तौर पर जिसको कुल लागत 100 कैंपेक्स और 15 का ऑपेक्स 15 हो सकता है, जिसमें निर्माण अवधि 2 वर्ष होती है, तो 2 वर्ष के दौरान केवल 40% कैंपेक्स का भुगतान रियायतधारी को किया जाता है। सेठ ये जो कहते हैं कि इतना पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, तो जब किसी को टेंडर को काम देते हैं तो उसके बाद वो कैपिटल काम करने के बाद O&M में भी उसका पैसा देना होता है, जो 15 साल तक उसके काम के आधार पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से वो रिपोर्ट के आधार पर उसको दिया जाता है। अगर ये पूरा पैसा जो पूरा आवंटित किया उसको दे देंगे तो काम नहीं करेगा, तो काम का मॉनिटरिंग भी होता है। उसी के कारण जल की जो समस्या है उसका शुद्धिकरण वो भी रहता है। तो पानी टेंडर की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कैपिटल खर्च और OM के साथ 100% किया, माननीय अध्यक्ष जी, उसमें खर्च हो रहा है। पप्पू यादव जी ने अभी उन्होंने भी जो लेटर भेजा था वो भी इसके अंदर आ गया है। राहुल कस्बा, एंटनी, एडवोकेट प्रतिमा, उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में सांसदों की उचित भूमिका उसके लिए भी बात की है। आपके लिए महत्व का है। जल जीवन मिशन में माननीय सांसद सदस्य के कार्यक्षेत्र की योजनाओं की निगरानी करने हेतु ये आपके काम महत्व का है। सांसदों का योजनाओं के निगरानी हेतु दिनांक
29 जनवरी 2021, 3 अगस्त 2021, 27 2021 और 20/12/2021 को ही भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को सूचित किया गया है कि आप उसको पूछ सकते हो। आपके अधिकार क्षेत्र में लिखा जाता है जल जीवन मिशन योजना के लिए दिशा के अंदर भी आप अंदर वो मीटिंग में दिशा की मीटिंग में बैठक में माननीय संसद सदस्य स्पेशल इन्वाइटी के रूप में आपको बुलाया जाना पड़ेगा। दिशा कमेटी की जिसकी अध्यक्षता वो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में आपको बुलाना पड़ेगा और दिशा कमेटी की जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद सदस्य करते हैं उनकी नियमित बैठक में भी जल जीवन की समीक्षा ये आप कर सकते हो। मिशन द्वारा चल रही योजनाओं की भूमि पूजन तथा उद्घाटन के समय भी आपको भी कंपलसरी आमंत्रित किया जाना चाहिए। ये भी सूचना सभी राज्यों को सभी कलेक्टर को दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 16 साल से इस सदन में हूँ। पहली बार मुझे इतना लंबा बोलने का मौका मिला। मैं आपका और सबका और बहुत कम डिस्टर्बेंस के साथ मुझे आप सबने सुना है, मुझे सहन किया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो जल संचय, जन भागीदारी, जल आंदोलन में परिवर्तित करना है उसमें भी आप सबका मैं सहयोग चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये अनुमोदन। मैं श्री राजेश रंजन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये मैं बजट अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करता हूँ। श्री राजेश रंजन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री सुधाकर सिंह, श्री एन के प्रेम